is brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है आयुष। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए एक इंटरेस्टिंग किताब। किताब का नाम है द हिडन पैलेस एडवेंचर, अ लव स्टोरी। इसके ऑथर हैं रंजीत लाल, आज हमारे साथ जुड़े हैं। द ललन टॉप की किताब वाला की हुई है कुकू एफएम के साथ साझेदारी। यहाँ आप सुन सकते हैं बहुत सी ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, प्रोमो कोड LT50 का कीजिए इस्तेमाल और पाइए कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर छूट। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राइटिंग में। उन्होंने मोर देन 35 किताबें लिखी हैं, जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, 50 से ज्यादा अखबारों में उन्होंने कॉलम्स लिखे हैं। नेचर, सोशल इश्यूज जो हैं उनके प्रोमिनेंट राइटिंग टॉपिक्स रहे हैं, थीम्स रही हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सर, ये तो हो गया एक ब्रीफ डिस्कशन, एक ब्रीफ इंट्रो जो मैंने आपके लिए दिया। अब आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। बस ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहता था और डिज़ाइन, पर ये हेल्थ के इश्यूज मेड इट नॉट पॉसिबल। तो मुझे राइटिंग का भी शौक था, तो मेरा प्लान भी चल पड़ा राइटिंग का। तो पहले शुरू हुआ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में, और फिर किसी ने कहा कि किताब क्यों नहीं लिखते हो। तो नाउ आई हैड इंटरेस्ट, चिड़ियों में इंटरेस्ट था, बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने पहली नॉवल लिखी थी क्रो क्रॉनिकल्स, वे सब ऑल कैरेक्टर्स आर बर्ड्स उनमें सब, बट इट इज अ सोशल सैटायर, उस सोसाइटी पे बेस्ड है, तंज कसा गया है। तो फिर उसके बाद एक शुरू हो गए किताबों, और मुझे लगता, मुझे यंगर ऑडियंसेस, यंगर रीडर्स के लिए ज़्यादा मुझे अच्छा लगा लिखने के लिए। इट वाज मोर फन, मुझे ज़्यादा मज़ा आया। सो आई फोकस ज़्यादा उस पर ही फोकस किया है। तो उसके बाद अब तो स्कोर हो गया, कुछ 45 टाइटल्स हो गए, 45 बुक्स पब्लिश हो गए। तो बस गाड़ी चलती रहती है उसकी। सर, मैंने जहाँ तक रिसर्च की थोड़ा सा पहले आपके बारे में, तो मैंने एक जगह पढ़ा हुआ देखा, ये लिखा था कि आपको बड़ों से ज्यादा बच्चों के लिए लिखने के लिए मजा आता है, और उनके लिए जो बच्चे हैं और उनके अंदर, जिनके अंदर बच्चा अभी भी जिंदा है। वो तो होना चाहिए जी, टिल द डे यू डाई। वो चाइल्डहुड नहीं शुड ऑलवेज होना ही चाहिए, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। सर, जिस किताब के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, द हिडन पैलेस एडवेंचर, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 2019 में। उसके बाद 2020 में रिपब्लिश की गई दूसरी पब्लिकेशन हाउस के साथ। लेकिन जिस तरह से लिखावट है और चीजों का नरेशन किया गया है, इसमें जो उमेश नाम का लड़का है वो सारी स्टोरी नरेट कर रहा है, और लेकिन स्टोरी को की लैंग्वेज और डिस्क्रिप्शन और सेटिंग और थीम को देख के बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि ये स्टोरी आपने लिखी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम उम्र है, कोई 28-30 साल का लड़का है जिसने ये इतनी खूबसूरत सी एक स्टोरी लिखी है जिससे हम आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही कि आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड है वो आपको और अंदर से इंस्पायर कर रहा है इस तरह के वंडरफुल चीजें क्रिएट करने के लिए। हाँ, नहीं, आप राइटर के लिए आई ऑलवेज सेड राइटिंग और एक्टिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है जी। जो आप अपने कैरेक्टर्स बन जाने चाहिए। इन योर राइटिंग जब आप लिखते हो तो आपको वो कैरेक्टर बन जाना चाहिए। तो वैसे करके मैं हर कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन करता हूँ एज ए मैं वही कैरेक्टर हूँ। और जब बच्चा है, हाँ, और ये है कि बच्चों दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी वेल। हम उन्हें ज़्यादा बात करने के लिए चांस ही नहीं देते। चुप रहो, बड़े लोग बात करेंगे, आप चुप रहो जी। और उनके जो कभी कभी वो प्रश्न पूछते हैं तो बड़े लोग को भी स्टम्प कर देते हैं। जी। तो यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट चाइल्ड द वे अ चाइल्ड थिंक्स।
तो इस कैरेक्टर्स इसमें है। मैं ये तो काफी देर हो गई लिख के, मैं भी भूल जाता हूँ कि कौन थे का। नहीं हम रिमाइंड करा देंगे आपको, ऐसी बात। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी, वो हम गए थे वहाँ, वो ये मालचा महल जी, सरदार पटेल रोड के वो बिस्तारी रोड पे है जी, जी, वो जहाँ वो बेगम अवध जो जी, बेगम विलायत महल। हाँ और वो निकली तो बिल्कुल नकली। जी निकली नकली। हाँ जी। पर हम बड़े साल हो गया, हम वहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए जाते थे जी। और हम वहाँ पहुंच पड़े और हमने उनके कुत्ते को सुना था भौंकते हुए और ये चेन के आवाज आ रहे थे जी। तो मेरी पब्लिशर ने कहा, तो मैंने उनको बताया था कि इनका ये स्टोरी है। तब तो उनका वही स्टोरी था कि पहले वो बेगम आई थी रेलवे स्टेशन में, बसी थी 8-9 साल अपने बच्चों और कुत्ते के साथ, नौकर और कारपेट और सबके साथ, और फिर उनको यहाँ भिजवाया गया उनका महल। और वो बड़ी ये थी कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, सिर्फ रॉयल्टी से या वीआईपीओ से, ऐसे कोई। तो वहाँ वो रहे पता नहीं कितने साल। फिर वो कहते उन्होंने सुसाइड कमिट की थी हीरे या डायमंड्स क्रश करके। वो कहते डायमंड्स को क्रश करके उन्होंने पी लिया था। डायमंड्स कितने आसानी से क्रश नहीं होते, तो सबसे हार्ड मटेरियल है। तो वो किसी ने पकड़ा नहीं। शायद पर्ल्स हो सकते हैं, पर्ल्स तो कर सकते हैं, पर डायमंड्स को कौन क्रश करेगा? तो सबसे हार्ड मटेरियल, वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बट एनीवे वो तो मर गई बेचारी। फिर उनके 2 बच्चे थे, डॉटर एंड सन, वो वहाँ रहे थे काफी साल। और एनीवे फिर वो दोनों भी मर गए और फिर वहाँ लोगों ने सब तबाह कर दिया वो मालचा महल में। पर मैं पब्लिशर से ये आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर, तो उन्होंने कहा आप स्टोरी क्यों नहीं लिखते बेस्ड अराउंड दिस। तो वहाँ से वो स्टोरी शुरू हुई। और मैंने सोचा था अगर एक मालचा महल हो सकता है तो और क्यों नहीं हो सकते हैं। और वो स्टोरी में कैरेक्टर्स ने डिस्कवर किया। और उसका दूसरा पार्ट स्टोरी का है जो वो प्रोटेक्ट करते हैं अपना वो कोच को और टीचर को। वो इज बेस्ड ऑन अ न्यू स्टोरी, सच्ची हुआ था। मैंने पेपर में पढ़ा था कि ऐसा ये बच्चों ने ऐसा किया है, उनको प्रोटेक्ट करके किया है। तो मैंने दोनों चीज को मिला दिया और किताब आ गई। उसके बाद किताब होगी। तो ऐसे 2 आइडियाज को फ्यूज किया और बुक आ गई। सर हम शुरुआत करेंगे बुक के कवर से। हमारे जो रीडर्स हैं उनको एक बार मैं क्लोजअप दिखा दूं बुक का। सर जैसे बुक देखते हैं तो ये क्लोजअप है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आई थिंक जामा मस्जिद है। पीछे जो है हाई राइज बिल्डिंग है, नीचे घर बने हुए हैं, एक 2 पेड़ हैं, उसके बीच में से एक दुपट्टा गुलाबी रंग का लहरा रहा है। तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो दिखा रही है ओल्ड दिल्ली, जो हमारी बायगॉन एरा है। उधर घर है जो प्रेजेंट है, हाई राइज बिल्डिंग है, मॉडर्नाइजेशन दिखा रहा है। और जो पेड़ है वो इलाका दिखा रहा है जो छूट गया है कहीं से, जो हम पीछे छूट चुका है और हमें उससे कनेक्ट अपना बरकरार रखना चाहिए, जो हम भूल जाते हैं अपने मॉन्यूमेंट्स को, नेग्लेक्ट में पड़े हुए हैं, रूइंस में जा रहे हैं। और वो एक गुलाबी रंग का दुपट्टा, एक होप, एक लव का साइन, एक वाइब्रेंस जो उस रंग में है, एक जो लव दिखाता है कहीं ना कहीं। तो अगर कोई स्टोरी के बारे में वैसे ही ना देखे, अगर वो केवल कवर देख ले, तो इट्स अ वेरी अपीलिंग, वेरी अपीजिंग। और जैसे कि आपने शुरुआत में बताया अपनी स्टोरी कि आप मालचा महल गए और फिर वहां पे आपने, और वही एक जो प्रोलॉग है वो वहीं से शुरू हो रहा है कि 2 कपल्स मिलते हैं और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि चले जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, चेन्स रैटल करती है और अचानक से सब गायब हो जाता है जब वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। मैं तो आई जस्ट राइट द स्टोरी में इतना डीप एनालिसिस नहीं करता हूँ। स्टोरी चलना चाहिए और ये हुआ था, हमें से भी हुआ, हम भी गए थे, हमने एक्सपीरियंस किया था, तो आई जस्ट रिप्रोड्यूस दैट। और कवर के बारे में आई थिंक द आर्टिस्ट विल बी वेरी हैप्पी। राइटर डजंट हैव मच कंट्रोल। आप कह सकते कि
हाँ मुझे पसंद है या नहीं, मुझे ये नहीं, ठीक नहीं लग रहा है जी जी बस। नहीं तो कंट्रोल तो भाई पब्लिशिंग हाउस और आर्टिस्ट के बीच में है। जी तो वो है, पर इट इज अ स्टोरी अबाउट होप, बिकॉज बच्चों में यही है, हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया सब कुछ, जी अभी बच्चों पर पड़ा है कि इन सब कबाड़ को ठीक करे। जी और बच्चों को ऐसे दे आर फेयर जनरली, अगर उनका दिमाग को चाबी नहीं लगाया गया, वो उनका सेंस ऑफ जस्टिस है कि ये ठीक बात है, ये गलत बात है, उनको पता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अपने रीडर्स को हम बता दें, इसमें 6 बच्चे होते हैं जो इसका लीड करके चलते हैं स्टोरी को। साथ में खुशबू और सलीम नाम के कैरेक्टर्स हैं। वो एक अलग स्टोरी लीड करके चलते हैं। कई सारी स्टोरीज हैं जो इकट्ठी होकर चल रही है, और हमें स्टोरी करते हैं उमेश नाम का कैरेक्टर। उसकी पूरी गैंग है, अपने गैंग के साथ वो मालचा महल डिस्कवर करते हैं। उसके बाद एक सीक्रेट हाइड आउट है, ये आपको स्टोरी में पता चलेगा सीक्रेट हाइड आउट क्या है और कैसे और कहाँ से कनेक्टेड है। और ये रंजीत सर ने बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट किया है। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वाज लाइक वाओ। उसके बाद एक सर हमारे यहाँ इसमें थीम्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोर की गई हैं, और जो करंट इश्यूज हैं, जैसे इंटरफेथ लव और मैरिज हो गया, एक टीन रोमांस हो गया जो मोस्टली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी हो गई, जो अभी भी हम रूढ़िवादी विचारों को आगे लेके जा रहे हैं। एनिमल लव हो गया, जो ऑलमोस्ट मतलब आपकी हर एक किताब में एनिमल लव दिख ही जाता है, और इसमें भी मैंने 3-4 इंस्टेंस ढूंढ लिए हैं और मैं आपको जरूर बताऊंगा इस बारे में। जी, और दिल्ली की हिस्ट्री तो है ही, और खास करके दिल्ली की हिस्ट्री, और एक बेगम ऑफ अवध जो थी विलायत महल, उनका पूरा एपिसोड बताया गया है। हालांकि बाद में क्या हुआ वो इसमें नहीं बताया गया है। जो शुरुआती जो स्टोरी जो सामने आई थी वही बताई गई जो आपने पहले नरेट कर दी। तो सर इंटरफेथ लव जो है इसमें बेसिकली स्टोरी उसी पे जा रही है। किस तरह से सारी चीजें मेस्ड अप हो जाती हैं। पहले ये लोग उन दोनों कपल्स को नजदीक लाते हैं, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। सीक्रेसी में मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में बातें होती हैं, मुलाकात होती है। उसके बाद अचानक से सारा प्लान जो है वो ब्लोन आउट हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। और जो हम देखते हैं कि जिस तरह से लवर्स या चाहे तो इंटरफेथ मैरिज हो गई, लव हो गया, या इंटरकास्ट हो गया, दोनों में लगभग सेम चीज होती है। दोनों लवर्स को जी टॉर्चर किया जाता है, और बहुत सैड आउटकम्स निकलते हैं इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपने एक होप ढूंढ ली सर। इसमें आपने इस टॉपिक में इंटरफेथ लव में एक पॉजिटिव आउटकम निकला। जी, एक होप दिखती है कि मे बी आगे कुछ अच्छा हो। पर वही होना चाहिए, जी वही होना चाहिए जी। एवरी फेथ टेल्स यू टू डू दैट। जी, नो फेथ, कोई धर्म ये नहीं कहेगा किसी को मारो, किसी को कूटो, किसी को ये करो। जी, सब कहते हैं प्यार करो, प्यार करो। जी, तो जब होता है तो फिर लोग क्यों, लोग को क्यों गलत लगता है? जी, तो वो तो ठीक बात, वो तो रिलीजन हुआ ही नहीं, जी, फिर वो तो गड़बड़ हो जाती है। नो रिलीजन में से आपको मानना चाहिए। अगर असली धर्म हो तो वो क्या है, लोगों को प्यार करो, अपने आप से अच्छे से मिलो। ये नहीं कि लोगों ने धर्म को बिल्कुल ट्विस्ट करके अपने एजेंडा लगा के आगे चलाया। सब धर्म में ऐसा हुआ है, ये नहीं कि एक या दो, सब में ये हुआ है, पर वो धर्म का मतलब नहीं है ना। जी। सर एक टीन रोमांस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी में हमें इसके इंस्टेंसेस लगते हैं। हाँ, और कहते हैं कि राइटर को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन अपनी लाइफ से या आसपास से मिलती है। सर इस थीम को आप इसमें लगाने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से? वो मैंने वो एक तो कहानी वो माचा माल की कहानी थी जी, और ये बच्चों के तो मेड अप है। मुझे पता स्कूल को इनके बच्चों जो स्कूल जाते हैं उनमें तो होता ही, पेरेंट्स जो कहना चाहते कह सकते हैं, पर होएगा। जी, और
ऐसा ही तो होता है, ऐसे तो धरती चलती है, ऐसे तो हम चलते, ऐसे तो होता है। सो इसको डिनाई करना क्या फायदा, एक्सेप्ट इट, गो अहेड, उसमें गलती क्या है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट। सो दैट इज माय, ऑलवेज बीन माय सॉर्ट ऑफ थीम दैट हाँ उनको पता है शायद, हाँ मिस्टेक्स तो सबको ही करते हैं, गलती तो सबको ही करते हैं। इफ यू गलत पार्टनर चूज किया तो ठीक है आपको, पर बच्चों को रोको तो वो ही करेंगे। बच्चों को कहो आप इससे नहीं मिल सकते हो, वो मिलेंगे। वो उनका तो कैरेक्टर, वो तो दैट इज नाइट नेचर, तो उसको डिनाई करना क्या फायदा। और तो ऐसा इसमें हाँ, एक तो उनका वो कोच और टीचर का था अफेयर, और एक कैरेक्टर था तो he was also fond of that girl, I think what is her name, लवीना। हाँ, तो वो तो होता ही है। सब बच्चों में जोड़ी हो रहा है, वो हो रहा था। और उनके पेरेंट्स काफी सेंसिबल थे जी। उनको पता नहीं, उनको सब चीज पता नहीं था कि ये रिज में जाके साइकिल चलाते हैं, खतरनाक जगह है जाके साइकिल चलाते, पर उनके पास वो कुत्ते थे, छह अपने कुत्ते के साथ जाया करते थे जी। तो वहां भी बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग वो भी बॉन्ड हो जाती है जी। सर अगली हमारी थीम जो है वो एनिमल लव पे है। इसमें एक तो 6 डॉग्स जो हैं जो कैरेक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं, वो पूरी फैमिली उनको फीड करती है, प्यार करती है, और वो इसमें बताया गया कि ये सारे रेस्क्यू डॉग्स हैं। हाँ, मतलब कोई फास्टेस्ट जो लेटेस्ट ब्रीड होती है वो नहीं है। कई बार ये चीज लोगों में होती है कि वो एनिमल लव दिखाते हैं लेकिन ब्रीड वाले कुत्तों को पसंद करते हैं, जबकि स्ट्रे डॉग्स जो हैं जिनको हेल्प की, केयर की, लव की बहुत ज्यादा जरूरत है और टॉर्चर वो फेस करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सर इस पे आपका क्या विचार? इस पे मेरा ये है कि एक तो वो पेडिग्री डॉग्स पे मेरा कोई नफरत नहीं है। आई लव पेडिग्री, हैव केप्ट, हमने बॉक्सर रखे हैं, लैब्राडोर रखे हैं, और वो बॉक्सर का शक्ल आपने देखा, काफी खतरनाक लगता है जी जी। और उनको तो आप कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ नहीं कहेंगे आप। ये ब्रीडर के फॉल्ट है, वो इनब्रीडिंग करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है ब्रीड में। वो काटते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं, इनब्रीडिंग होते हैं, भाई बहन को मेट कर जाते हैं। तो प्रॉब्लम इज नॉट विद द ब्रीड, बिकॉज जब ये ब्रीडिंग शुरू हुआ हर कुत्ता एक डेफिनेट ड्यूटी के लिए ब्रीड किया गया। जर्मन शेकर रखवाली के लिए और लैब्राडोर वो शिकार के लिए। लोग चिड़ियों को, बतखों को मारते थे तो पानी में जाके उनको ले आते थे। तो एवरी डॉग, वो शीप डॉग भेड़ को, बकरी को सराउंड करके वापस आते थे। तो उनका पर्पस था कि ये इस डॉग का ये खासियत है तो इसी कैरेक्टर को हम ब्रीड करेंगे ताकि वो और अच्छा हो जाए। पर जब ये फैशन बन गया लोगों के, फिर गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ शुरू हो गई। हमको छोटा कुत्ता चाहिए जो हैंडबैग में आ सकती है। हैंडबैग के बहुत से पूडल्स और छोटे वो जो मेम साहब ले जाते हैं फैशन के लिए, वो ठीक नहीं है क्योंकि इनब्रीडिंग हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। और ये स्ट्रीट डॉग्स तो हमारे तो काफी रफ एंड टफ है, उनको तो कुछ ज्यादा, और फिर प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जितना इनब्रीडिंग हो उतना ही प्रॉब्लम्स होता है। तो स्ट्रीट डॉग्स तो ये जंगली डॉग्स तो वो तो सब कुछ खा जाते हैं, केयर भी नहीं करना चाहिए उनको ज्यादा। लोग इसलिए कभी कभी लोग रिवर्स स्नोबरी मैं कहता है उसको, वो डिलिबरेटली इन कुत्तों को पालते हैं क्योंकि उनको ज्यादा केयर नहीं जरूरत पड़ती है, तो उनको केयर करना नहीं। लोग कितने लोग अपने कुत्ते को सैर के लिए ले जाते हैं, तो सब नौकर को दे देते, सैर करो, कुत्ते को सैर कराओ। तो दैट इज नॉट, वो फिर वो यू आर कीपिंग द डॉग फॉर द रॉन्ग रीजन।
मुझे कोई अंतर नहीं है वेदर पेडिग्री या नॉन पेडिग्री. आई वुड लव टू कीप आइदर. मैं अभी मेरे पास कुत्ता है नहीं, बिकॉज वो हेल्थ के रीजन. आई कांट पॉसिबली. कुत्ते को कौन संभालेगा? अगर खुद को नहीं संभाल पा रहा तो कुत्ते को कौन संभालेगा? तो वैसा है. बट एनी डॉग इज एज गुड एज एनी अदर डॉग. पर ये वो अब्रॉड वो पेडिग्री डॉग्स का ये है, ऐसा होता है जब आप खरीदने जाते हो उसे जर्मन शेफर्ड आपको खरीद, उनका ओनर आपको इंटरव्यू करेगा, पूछेगा कि आर यू केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर दिस पपी. कितने बार सैर करवा सकते हो, क्या खिलाओगे, कहाँ रहते हो, फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो, गार्डन है नहीं है, वो आपकी पूछ पाछ करते हैं फिर बेचते. ये नहीं कि जितने 2 डजन पपी है चलो निकालो इनको, जो भी है उनको दे दो, पैसे मिल गए बस, और क्या. सर इसमें केवल डॉग्स हैं, आपने और भी जो लाइफ्स हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, उनको एक्सप्लोर किया है. जैसे पंकज का कैरेक्टर है, वो इंसेक्ट और स्पाइडर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, उनको रिसर्च करता है, देखता है. बाकी लोग जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, वो डरते हैं, वो दूर भागते हैं. लेकिन बहुत लोग जो हैं वो इंसेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इंसेक्ट हमारी डेली लाइफ में हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं. बिल्कुल. हाँ, वो तो इंसेक्ट के बगैर हम नहीं चल पाएंगे. कीड़े मकोड़े के बगैर लाइफ विल स्टॉप. वही तो रिसाइकल करते हैं सब कुछ को. सॉइल में देखो या पत्ते वो खाते हैं, ये मिट्टी बनाते हैं. वो डंग बीटल क्या खाता है, वो तो वो गाय और भैंस के वो पैटीज उसको प्रोसेस करता है और उसको मिट्टी बना देता है. तो सबका रोल है, सब कंट्रोल करते हैं. बीज के पॉलिनेशन, बीज के बगैर तो आई थिंक 2/3 ऑफ फूड सप्लाई खत्म हो जाएगा. तो पॉलिनेशन में इतना काम करते हैं, तो उनके बगैर तो काम नहीं चलेगा हमारा, हम तो रह जाएंगे बिल्कुल. तो इंटरेस्ट, और बच्चों को ये इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए. एक तो मैंने ऑलवेज सोचा कि छोटे बच्चे छोटे होते हैं तो वो नजदीक से देख सकते हैं. हम ज्यादा टॉल होते तो कीड़ा तो बिल्कुल छोटा लगता है, पर छोटा बच्चे को थोड़ा बड़ा और वो नजदीक है उससे, तो और इंटरेस्ट और बहुत. हाँ, ज्यादा अच्छे से वो देख पाते हैं, चीजें एक्सप्लोर कर पाते हैं, समझ पाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उससे. जो आजकल मैं वो स्विमिंग पूल में जाओ, उस पे वो कभी वो कीड़े नजर आएंगे जो पानी के ऊपर से चलते हैं, तो बच्चा स्ट्रेट अवे देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, पूछना ये कैसा कर सकता है, हम नहीं कर सकते. फिर बिल्कुल वो सरफेस टेंशन की बात आ जाती है कि पानी ऐसा होता है, इतने हल्के होते हैं ताकि वो सरफेस को ब्रेक नहीं कर पाते, डूबते नहीं है. तो सब कुछ लिंक, एवरीथिंग इज लिंक. तो बच्चों को दे आर क्यूरियस, दे विल आस्क क्वेश्चन, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है. और इनके इंटरेस्ट होना ही चाहिए. ये नहीं कि कॉकरोच देखो और मारो. वो कॉकरोच का भी कुछ रोल है, ड्यूटी है. सर इसमें हमने एक बात, जैसे आप अभी बता रहे थे कि पेरेंट्स जो है, आप बता रहे थे कि जैसे कॉकरोच देखो और मार दो. ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं रोल है पूरे एनवायरनमेंट को एक स्टेबलाइज करने का. और स्टोरी में हम देखते हैं जो इन 6 बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनको ये छूट देते हैं ताकि वो इन चीजों को एक्सप्लोर करें. वो भटके नहीं, वो इसका भी ध्यान रखते हैं. जैसे प्रोटेक्शन के लिए साथ में कुत्ते भेजते हैं, लेकिन वो इनको थोड़ी आजादी देते हैं जिससे इन चीजों को एक्सप्लोर करें, खुद समझें, खुद रियलाइज करें, एक्सपीरियंस गेन करें, ना कि सुनी सुनाई बातों को विश्वास करके चीजें और खराब कर दे, जैसे ज्यादातर लोग कर देते हैं. When I was a child, हमें भी काफी फ्रीडम मिला था, और हम 60s में हम मद्रास में थे और बहुत बड़ा गार्डन था, इनक्लोज था, तो कोई बाहर भागने का कोई डर नहीं था. तो पेरेंट्स को पूरा दिन घूमना है, बात वेरी गुड,
वहीं से तो सीखा कैसे पेड़ कैसे क्लाइंब करो, गिरो मत, चोट लग जाएगी, ये चींटे काटते हैं, ये नहीं काटते तो इनसे दूर लो। एक्सपीरियंस से हो गया और इंटरेस्ट हो गया कि तो बटरफ्लाई, तितली, कैटरपिलर से कैसे हो जाती है, इतना चेंज कैसा हो जाता है। तो आज इसका से आप देखते हो तो फिर क्वेश्चन आते, ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा, क्यों हो रहा। तो ऐसा ही तो नॉलेज बढ़ती है ना। नहीं तो आजकल के बच्चे बेचारे स्क्रीन के पास भी बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको क्या एक्सपीरियंस, जीरो। वो देखते ही कि ये होता है पर स्क्रीन पर होता है, वो समझेंगे कि ये स्क्रीन पर ही होता है, रियल लाइफ में होता ही नहीं। इट्स बाय ऑब्जर्विंग, वो देखना, आप खुद देखना चाहिए, खुद ये करना चाहिए, फिर आपको फिर वो इंटरेस्ट डेवलप होगी। और हाँ, बच्चों को आजकल के व्हाट आई कॉल द डेटॉल किड्स, डेटॉल चिल्ड्रन, वो जो साफ सुथरे, नॉट वन हेयर एंड, आपने ऐसा बच्चा को कभी देखा है? हाँ, मे भी स्कूल जाते वक्त थोड़ा ऐसा दिखते हैं, पर वापस आते भी वैसे दिखते हैं नहीं, बाल इधर बाल उधर, शॉर्ट इधर शॉर्ट उधर, यहाँ दाग लगी है, वहाँ वो लगा है। तो बच्चों होते हैं, तो यू शुड हैव दैट भी, ये नहीं कि उसको ये करके स्क्रब करके, वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे का तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं है। और बगैर ये मिट्टी शिट्टी लगने के लिए आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, क्यों? अदरवाइज योर बॉडी डेवलप रेजिस्टेंस कर देती है, डिजीजों से, माइक्रोब, बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर साफ हो ऑल द टाइम, एक थोड़ा बैक्टीरिया आया तो बचा डाउन, क्यों? कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो they always have a purpose. इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग जो थीम है आपने एक्सप्लोर की है, हिस्ट्री, दिल्ली की हिस्ट्री, मालचा महल हो, हाँ, लोधी गार्डन्स हो, सुंदर नर्सरी हो, उसके अलावा जो कॉलोनियल एरिया है जहाँ पे ट्रीज लगाए गए हैं खूबसूरत से, और ठंडी सड़क वाली, छांव वाली सड़क बनाई गई है। सर, कहाँ तक कि जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, वो डेली लाइफ में हम लोग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग इनसे पीछे छूट गए हैं वो कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? बस अपने आप को काफी टाइम देना चाहिए और जाके वहाँ घूमना चाहिए। लोधी गार्डन में घूमो और देखो, वो मॉन्यूमेंट्स को देखो, कितने सॉलिड है, कितने 100 इयर्स के लिए खड़े हैं वहाँ, कुछ नहीं हुआ। और सोचो कौन बनाया, कैसे बनाया, इन्होंने उस टाइम का टेक्नोलॉजी क्या था ताकि वो बना पाए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट को, उसका क्या यूज था, क्या हुआ था वहाँ। और मैंने तो पहले जाके लोधी गार्डन का पूरा छांट मारा था। सब जगहों को यू हैव टू गो ऑन योरसेल्फ और देखो अपने आप कि ऐसा है। और अभी भी वो लोधी गार्डन के वहाँ तो लोग खेलते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है, पर इतना हिस्ट्री है, इतना इतिहास है वहाँ। एक और ये लोधी गार्डन है दिल्ली में, इतने बढ़े हुए मॉन्यूमेंट, सब जगह जाओ, पुराना किला है, नया किला है, वो लाल किला है, ये हमारे यहाँ रिज जो मैं रहता हूँ नॉर्दर्न रिज पे, वहाँ भी वो फ्लैग स्टाफ मॉन्यूमेंट है। क्या नहीं हुआ है यहाँ, तो हिस्ट्री पर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप बैठ के बस टीवी के पास बैठ के ब्लैंक हो जाओ तो क्या फायदा। सर, आप बेगम जो विलायत महल है, मालचा महल वाली बेगम, उनका हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन बाद में हमें जब चीज़ें खुलती गई और जो लास्ट रेसिडेंट्स हैं रॉयल फैमिली और अवध के, जो फिलहाल कोलकाता में रह रहे हैं, जब उन्होंने चीज़ें कुछ क्लियर की, उनसे बात की गई, तो पता चला कि ये सब ऐसे ही सब नकली निकला। लेकिन जिस तरह से अगर फॉर अ चांस ये सब चीजें असली होती, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच होता और रियली वो कनेक्ट होते, तो उस फैमिली के साथ
मेरे हिसाब से शायद जस्टिस नहीं हो पाता। हाँ, वो तो हुआ ही नहीं था। वो तो ब्रिटिश किसको जस्टिस देगी? अपने आप को जस्टिस देगी, दूसरे को जस्टिस देने वाली नहीं थी। उन्होंने सब चोरी करके ले गए वहाँ ब्रिटेन में। वहाँ म्यूजियम में जाओ, मैं जाता हूँ, मैं लास्ट टाइम मैं गया था, वो क्राउन जूल देखो, ये जूल देखो, सब चोरी का माल, सब चोरी का माल। तो वो क्या ठीक हिस्ट्री लिखेंगे? पर किसी ये विदेश का जर्नलिस्ट ने ये बेगम औरत का ये सब कहानी खुला करके था, इन्वेस्टिगेट किया था कि ये तो नकली निकली है। पर उनको भी सलामी देना चाहिए कि इतना बड़ा स्कैम उन्होंने इतने सालों चलाया कि मैं बेगम औरत हूँ, और किसी ने कुछ नहीं इन्वेस्टिगेट, किसी को कुछ नहीं पता चला कि मरने के बाद 1.5 साल बाद फिर पता चला था कि बिल्कुल नकली निकली है, तो कोई थी भी नहीं बेगम औरत की। तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फूल कर दिया गया। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आम बंद करके जाते हैं, वो कुछ उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद मुझे यही लगता है कि इंटरेस्ट ही नहीं है। सर जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमारी किताब की, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक खूबसूरत सा हाइड आउट डिस्कवर करते हैं, जो पेड़ों के नीचे से रास्ता गया हुआ है, एक स्टेप वेल है, और हालांकि दिल्ली के स्टेप वेल्स में पानी नहीं बचा है ये, लेकिन आपने एक होप दिखा दी कि अभी भी एक चीज सरवाइव कर रही है और उसके अंदर पानी बचा हुआ है, और वहां से एक सीक्रेट टनल अंदर जाते हैं। और जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो पूरी सेटिंग है, रास्ता बनाया गया, टनल है, वो एक हॉलवे में खुलती है, फिर वहां से दूसरी टनल जाती है और एक अंदर सीक्रेट चेम्बर निकल के आता है। सर ये जो आप जी मैं इसी के बारे में आपसे पूछना, जो आपने पूरा ऐसे एक माहौल क्रिएट किया, एक एनवायरनमेंट बनाया, और अंदर का भी, केवल बाहर से जर्नी का ही, अंदर हाइड आउट का जो एनवायरनमेंट है, आप इस तरह की इंस्पिरेशंस, जैसे जनरली हम डिटेक्टिव नॉवेल्स में देखते हैं इस तरह का डिस्क्रिप्शन, या एडवेंचर में देखते हैं, और ये जो है ये काइंड ऑफ मिक्स अप है, फिक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, हिस्ट्री, टीन रोमांस, एनिमल लव, नेचर, इसमें सारी चीज एक साथ परोसी जा रही है और एकदम परफेक्ट मिक्सचर है। सर इस पे आप, but that is what life is, तो वही तो लाइफ है, जिंदगी वही है, सब मिक्स अप का जी। पर इनका ये साइट है ना, एक तो एक स्टोरी है कि अभी भी चल रहा है कि मेरे ख्याल लाल किले और तुगलकाबाद फोर्ट के बीच में एक टनल है, नीचे वो कनेक्ट होती है। तो मैंने सोचा अगर वहाँ लोग कहते हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। और मैंने वो गूगल मैप्स को देख के डिस्टेंसेस भी मेजर किया था कि ये टनल इतना इट शुड बी सो लॉन्ग, इतना लंबा हो सकता है ताकि वो वहाँ पहुँचे जहाँ खुलती है, और इतना गहरा होना चाहिए और इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं तो नाप के किया था, 700 मीटर 500 मीटर वो सब बिल्कुल नाप के किया था ताकि कुछ तो एक्यूरेसी हो। कैसा और ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वर्ल्ड वॉर तो हुआ था, वाइसरॉय तो यहाँ था, तो क्यों नहीं हो सकता कि उसने ये बनवाया गया टू बी सेफ। तो पॉसिबिलिटीज है, वही तो राइटर है। यू हैव टू मेक द रीडर थिंक दैट ये हो तो सकता है, ये नहीं कि इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द रेल्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि हुआ है, अगर दूसरे जगहों में हुआ है, पास में हुआ है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू, उसी पर आपको नजर लगाना चाहिए जब आप लिखते हो। हाँ सर, वो आपकी जो इमेजिनेशन है वो दिखती है उसमें। 700 मीटर्स ऐसे ईस्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा और चलेंगे। मेजर किया था जी जी, वो फिर उसमें जो कैरेक्टर है वो उसको वेरीफाई कर रहा है गूगल मैप देख के। हाँ बिल्कुल, हाँ कि हम यहाँ पहुँच गए और ये है ये जगह जी। और लेकिन वो दिखाया तुरंत एकदम रिवील नहीं किया गया है, उसे एकदम लास्ट में रिवील किया गया है, और जहाँ पे एकदम हम होप छोड़ देते हैं वहां पे एकदम बूम कि देयर इज अ रे ऑफ होप, देयर इज एन एंजल हु कैन रेस्क्यू अस। जी
इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग, आपने जब किताब लिखी तो उसमें एक वुमेन प्रेसिडेंट का किरदार था। हाँ हाँ और हमारी पहली प्रेसिडेंट है प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, और फिलहाल बनी है द्रौपदी मुर्मू अभी जी। हाँ जी हाँ लेकिन मैं ये कहूंगा कि शायद आपने भविष्यवाणी कर ली थी कि एक हमें वुमेन प्रेसिडेंट मिलने वाली है, और ऐसी इस कैरेक्टर की इस कैरेक्टर की। हाँ हाँ, जिन्हें, जो डॉक्टर हैं, जिनको बच्चों से लगाव है, और हम इस चीज को नोटिस नहीं करते, वो पहले एक बार सिग्नल पे उन बच्चों को गाड़ी धीरे करके देखती हैं। हाँ हाँ जी, तो ये जो एक विमेन एम्पावरमेंट का आपने एक छोटा सा इसमें किस्सा गढ़ा है, विमेन एम्पावरमेंट जो कि आजकल हॉट टॉपिक है, हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं स्टोरी में, जो खुशबू के कैरेक्टर के साथ होता है एक्चुअली। हाँ शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, वंडरफुल इन हर एरिया इन स्टडीज एंड स्टिल। तो इस जो हॉट टॉपिक है, इस पे आपका क्या विचार है? आई थिंक मुझे लगता है कि women will make better leaders than men. जो बच्चों का ख्याल करती है, तो that caring is inside them. और similarly they will care for the country. और सब they should care for the country. इसलिए मैंने president को female बनाया था, and she has a natural empathy with children, and she doesn't take nonsense from anybody. कोई पॉलिटिशियन से वो सुनने को तैयार नहीं है, उनका प्रॉब्लम्स है ये वो तो उनको पता है ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड शी स्टिक्स एंड शी इज फर्म। ये नहीं कि बिकॉज पीएम ने ये कहा, सीएम ने ये क्या, तो हम भी हाँ बस साइड करके चलो ठीक है। शी हैड अ माइंड ऑफ हर ओन। नाउ इफ यू हैव समबडी लाइक दैट, ऐसा कोई हो तो फिर तो कुछ होप हो सकती है। So it is like, almost a, wishful thinking, you could say, कैसे होना चाहिए कोई। So, but that is, as you आपने point out किया, वो ray of hope तो वही थी। तो उन्होंने आखिरी में उनको थोड़ा बचा ही दिया, वहां से निकाल दिया। तो that is the वहाँ। और इन दूसरों किताबों में भी most of my leading characters are women, are girls. लड़कियां हैं वो लीडिंग द मेन कैरेक्टर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स। और इवन वो यू लुक एट एनिमल वर्ल्ड में, जानवरों में भी आप समझते शेर बब्बर सबसे ये है, और वो लायनेस वो पिक करती है कौन हमारा बॉस होगा। वो पसंद नहीं आया तो आओ निकलो, वो भगा देती है। तो वो कंट्रोल करते हैं। बंदरों में भी ये हमारे ये दिल्ली के ये बंदर जो 1000 होते हैं, उनके ग्रुप में भी बिल्कुल ये पॉलिटिशियंस कैसे चलते हैं। ये बड़े दादा उनको ये फीमेल्स पे मस्का लगाते हैं, उनके बच्चे से खेलते हैं ताकि उनको सपोर्ट हो। अगर उनका फीमेल्स के सपोर्ट नहीं हो तो वो तो गया, वो तो बाहर निकल जाते हैं। तो एक्चुअली द पावर इज विद द वुमेन, नॉट हम समझते कि मेन आर द मेन पावर, पर एक्चुअल पावर टू रन एवरीथिंग वहाँ उनके पास है। थैंकफुली अगर हम ह्यूमन स्पीशीज को सीख ले अपने एनिमल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, तो शायद दिस विल बी अ बेटर प्लेस। सर, जैसे हमने अभी इस थीम में भी देखा कि फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं कुछ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जैसे कि इसमें लवीना के अंदर एक केयर है, नसरीन के अंदर एक स्पार्क है, अंशु के अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट भी अपने भाई के लिए, उसके अंदर एंथुजियाज्म भी है, जोश है नई नई चीजें ट्राई करने का, रिस्क लेने का, जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि बचपन में। वही तो हमारा वो कसूर तो हमारा ही है ना, भूल क्यों जाते हैं जी। देख नहीं सकते कि इनमें स्पार्क है, इनमें ये है, इनमें ये दिलचस्पी है, तो इनकरेज करो इनको इसी डायरेक्शन में। अभी थोड़ा होने हुआ, दैट्स व्हाई हमारा वो स्पोर्ट्स वुमन अभी उठने लगे और दे आर आउट परफॉर्मिंग फ्रैंकली। तो यू सी दैट, आपको देखना चाहिए कि इनमें ये है, दम है, इनकरेज इट। ये क्या उसको स्टैंप आउट करो
नहीं जाके फिर आपको पहले शादी करनी पड़ी, फिर बस किचन में रहो, वो तो बिल्कुल गलत है। टैलेंट इज टैलेंट, वो स्पिरिट को कभी नहीं दबाना चाहिए। सर आपने जो फीमेल कैरेक्टर्स उसको अपनी स्टोरीज में एक्सप्लोर किया है, जैसे कि फेसेस इन द वाटर जो फीमेल इंफेंटिसाइड के बारे में, कन्या भ्रूण हत्या, और उसके लिए आपको LIVVY ने ऑनर भी किया है। तो सर हालांकि चांसेस कम हो गए हैं इंडिया में फीमेल इंफेंटिसाइड के, लेकिन अभी भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। फेसेस इन द वाटर भी मैंने वो स्टोरी शुरू हुआ था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये कि एक रिपोर्ट आई थी कि हरियाणा में ऐसा हुआ है, और वहां से मुझे इसकी आइडिया शुरू हुई थी कि इस पे स्टोरी लिखना है। वो काफी डिफिकल्ट बुक थी लिखने को, क्योंकि थीम ही ऐसा था, तो उसको लाइटन अप कैसे करो, तो वहाँ उसका वो चैलेंज था। पर मोस्ट ऑफ द स्टोरी हम have come as reactions। आप न्यूज स्टोरी पढ़ो या सुनो या टीवी पे देखो और यू रिएक्ट टू दैट, और फिर वहां से स्टोरी शुरू हो जाती है। सर इसके अलावा मैंने जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने अपने राइटिंग टाइम पीरियड, जैसे कुछ लोग होते हैं जो रात में लिखते हैं, अपना रात में काम करते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं, कुछ बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए होता है। आप अपना जो क्रिएटिव माइंड है उससे उसकी क्रिएशन को जो कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, किस टाइम पे आपके लिए कौन सा फ्रूटफुल टाइम जो है वो कौन सा होता है? मैं रोज तो 9 बजे पहुंच जाता हूँ कंप्यूटर पे, 9 से 12:30 बजे राइटिंग। फिर दोपहर को अगर कुछ लेफ्ट ओवर है तो करो, रिसर्च करना है तो करो, और रात को तो आई स्लीप अर्ली, मैं तो सो जाता हूँ 9:30 बजे, 5 बजे उठ जाता हूँ। और देन योर माइंड इज वेरी क्लियर। तो जो आपने प्रोसेस किया प्रीवियस डे, अगर आप स्टोरी लिख रहे हो और प्रॉब्लम आ गई कि अभी ये बच्चों यहाँ इस सिचुएशन में फंसे हुए, अभी इसको निकाले कैसे, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, फिर कभी नहीं आएगा। सो जाओ, उठो, नेक्स्ट मॉर्निंग सोल्यूशन विल बी देयर। तो आप जाके लिखो। तो आई वर्क इन द मॉर्निंग, मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो फ्रॉम 9 to 12:31 वो तो फुल ब्लास्ट लिखता हूँ, और फिर जो लेफ्ट ओवर है, जो ईमेल करना है, बाकी सब काम करना है, वो हो जाता है। इसके अलावा सर मैंने पढ़ा था कि आपको गिटार बजाना भी काफी अच्छा लगता है, आपके पास गिटार है। रिलैक्सिंग होता है, तो बड़ा रिलैक्स होता है, मजा भी आता है। सीखा भी था काफी दिन, पर अभी तो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए बिल्कुल, और वो to completely download your mind and बड़ा just to relax and enjoy, बस थेरेपी की तरह काम करता है आपके लिए। तो ठीक ही है। अब मुझे तो पसंद है गिटार, 3 लेयर एक करके खेलते रहते उसको। इसके अलावा सर आपको फोटोग्राफी और कुकिंग का भी शौक रहता है? हाँ, फोटोग्राफी और नेचर फिर भी एक जुड़ जाते हैं। मैं बच्चों का भी बड़ा शौक है, तो मैं स्कूल के फेस्टिवल होते वहाँ जा बुलाते, तो मैं वहाँ भी उनके फोटो काफी लिए। और हाँ, कुकिंग तो करवाना मुझे तो सीखना ही पड़ा था, क्यों माय मदर हैड डाइड एंड माय फादर वाज नॉट वेल, और मैंने वो जो घर में जो कुक था उनको निकाल दिया था, वो गड़बड़ कर रहा था काफी। और मैंने जब मेरी मदर अलाइव थी, उनको रेसिपी बुक्स काफी दिए थे हर बच्चे के लिए, ताकि वो रेसिपी बुक पढ़ के वहाँ से कुछ बना के मुझे फायदा होगा, तो मैं खाऊंगा। अब वो नहीं रही, पर रेसिपी बुक्स तो रह गया, तो वो देखते रहता, अब बच्चों बताओ क्या करोगे, कुक तो है ही नहीं, क्या करो। एक एक करके निकाल के पढ़ने लगा कि कैसे बनाना, क्या बनाना, फिर वहाँ से वो शौक शुरू हो गया। तो अभी तो काफी साल हो गया, तो मजा आता है। और मेक नोट्स ऑल्सो, जब भी जो बनाता हूँ तो उस पर नोट्स लिख करके, ये हुआ, इतना ये किया, ये ठीक निकला, ये थोड़ा कम ही गया, इसमें नमक ज्यादा है या नमक कम है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक यू नो मेक द सेम मिस्टेक। तो मैंने तो अभी नोटबुक्स 1000 पेज के हो गए ज्यादा।
की रेसिपीज के साथ। तो सर ये चीज मैंने नहीं देखी, हम लोग ऐसे पढ़ते टाइम नोट्स बनाते हैं, आपने कुकिंग के टाइम पे भी नोट्स बनाए टू मेक रेसिपी मोर बेटर, वो बहुत स्वाद बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो खाना बनाते हो वो काफी टेस्टी होता होगा। पर मैं खासियत नॉन वेज करता हूँ। ओके। मेरे ये घास फूस तो वो जो मेरे पास है वो बड़ा अच्छा बनाता है, फर्स्ट क्लास बनाता है, तो वो भी सीख गया, बाकी सब भी सीख रहा है। तो सर आपका जन्म कोलकाता में हुआ था हाँ, और हाँ, जी, और ऐसा कहा जाता है कि जो बंगाली कम्युनिटी है वो काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, राइटिंग, हाँ। सिंगिंग, डिफरेंट टैलेंट्स। और तो अर्ली इयर्स आपके जो थे वो किस तरह से उनको अफेक्ट किया जो आप इतने खूबसूरत से करियर में आए और हमारे लिए खूबसूरत खूबसूरत तो आपकी किताबें लिखी। बंगाल है नथिंग टू डू विद, बंगाली है Okay. नथिंग टू डू विद, हम तो पंजाबी है। और माय फादर, उनका जॉब था ट्रांसफरेबल। तो पहले हम कलकत्ते में थे, आई मस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल, 2-3 साल का बस। फिर हम बम्बई गए, फिर मद्रास गए, फिर बम्बई में मैंने स्कूल कॉलेज बम्बई में किया था, फिर यहाँ दिल्ली आए। तो अभी भी आई एम मोस्ट एट होम इन बॉम्बे। बॉम्बे मेरा घर, मुझे बॉम्बे जाके ये लगता है कि घर वापस आ गए। दिल्ली में मैंने 40 साल से ज्यादा रहा, बट यू डोंट गेट दैट फीलिंग। मेरे ख्याल जहाँ आप स्कूल और कॉलेज करते हो वहाँ वो जगह बस जाती है आपके अंदर। और बॉम्बे बिल्कुल बिल्कुल सेफ था। माय सिस्टर वाज घूमिंग अराउंड, वो तो रात 9 बजे से शाम को आते थे चल के, कोई किसी का कोई ये यार दिल्ली ऐसे नहीं था। दिल्ली तो बिल्कुल कहने की बात नहीं है। जब हम आए थे इतना शौक मिला, कल्चर शॉक मिला, मैं सोच रहा था लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ। तो कलकत्ता है नो इन्फ्लुएंस जीरो है, बस वहाँ का मिठाई बड़ा अच्छा है, संदेश। मैं मदर्स फैमिली वो वहाँ रहते हैं कलकत्ते में, तो इसलिए मैं जो फादर वाज वहाँ थोड़ा देर शायद ट्रांसफर हुआ था, पर नेग्लिजिबल, जीरो। मद्रास में हम वो गार्डन थे जहाँ हम पूरा दिन भागा करते थे और घूम फिर, कोई गर्मी शर्मी बच्चे को कुछ नहीं लगता है। और वहीं तो सीखा था, वहां से सब सीखा था। बम्बई में बीच था तो वहां जाके वीकेंड स्पेंड करते थे, तो वहां भी घूमा। तो फ्रीडम तो, और बम्बई में वो लेक्स थे जहाँ वो संजय गांधी नेशनल पार्क, हम तो कॉलेज बंक करके वहां गया करते थे घूमने के लिए। तो ऐसा ही होता है जी। सर जैसे आपने अभी ये कॉलेज वाला एक एपिसोड बताया, तो हमारी स्टोरी में भी है कि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं, एग्जाम ओवर हो जाते हैं, उसके बाद वो घर पे कहते हैं कि हम रिज पे साइकिल चलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने हाइड आउट में जा रहे थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है हम सब ने ऐसा किया है, लेकिन कहीं हमें एक डर होता है कि कहीं अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा, कहीं टीचर्स ने बता दिया या टीचर्स को पता चल गया तो क्या होगा। तो हमारे कैरेक्टर्स ने लेकिन उनमें वो डर नहीं दिखता। हाँ, बिकॉज उनके पेरेंट्स काफी सेंसिबल लग रहे थे जी। कि उनके पेरेंट्स ने देखे कि ये हाँ जंगली कुत्ते को पाल रहे हैं, पर ये कुत्ते उनका रखवाली करते हैं, स्कूल बस के लिए ठहरते हैं, तब तक स्कूल बस ने वहाँ बैठे रहते हैं, तब स्कूल बस आती है तो उनके साथ फिर घर आते हैं। तो उनको पता है कि ऐसा होता है। तो मे बी द पेरेंट्स वर मोर सेंसिबल देन मोस्ट पेरेंट्स। काफी लोग, हाँ, अगर उनको पता चल गया कि ये यहाँ रिज में जाके घूम रहे हैं, उनको पता नहीं था कि ये अंदर जा घुस जाके इस जंगल में साइकिल चला रहे हैं इतना, वो तो, पर सब एवरी चाइल्ड विल हैव सीक्रेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। नहीं तो बचपना का क्या फायदा अगर सीक्रेट नहीं हो। और फिर अगर खुल गया और पता चला कि हाँ ये ठीक बात नहीं है, तो पेरेंट्स को बताना चाहिए इसलिए ये ठीक नहीं है। ये नहीं कि मुझे आपको रोकना है, पर ये हो सकता है तो आपको ख्याल करना चाहिए कि हो सकता है, तो अब सोचो कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये हो चुका है, ऐसा है। पर वो बच्चों के पास वो कुत्ते थे, रिच के लिए तो उनके पास कुत्ते थे, और उनको पता था कि 6 कुत्ते के पास कोई नहीं बिगाड़ने को बिगड़ गया।
जरूरत के समय वो सेवियर बन के सामने आए, उन्होंने हाँ वो थे उनके साथ, प्राण बचाए। ऐसे होते हैं। हाँ, उनको पता है इंस्टिंक्टिवली कि ये बंदा से उसको इनको यहाँ से निकालो, ये खतरनाक है। वो प्रोटेक्टिव जो उनके पास है। सर इसके अलावा आपने जो है वाइल्ड लाइफ, नेचर, एनिमल्स को लेकर जो आप जैसे आपने बताया था क्रॉनिकल्स ऑफ क्रो क्रॉनिकल्स जो शुरुआती किताब में से थे, तो ऐसे आपने कई सारे जैसे एवरी डॉग हैज इट्स टेल, कैटरपिलर हु वेंट ऑन डाइट, द क्रो क्रॉनिकल्स, स्मॉल टाइगर्स ऑफ शेरगढ़ और टाइगर्स ऑफ टबू वैली। तो ये सारी इंटरेस्टिंग जो किताबें हैं, कहीं ना कहीं जो आज की जनरेशन हम एनिमल्स और नेचर को पीछे छोड़ जा रहे हैं इस मॉडर्नाइजेशन के चलते, और कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स के अंदर जो कि हम जानते हैं वो बोलते नहीं, लेकिन वो बोलते हैं, उनकी अपनी सोसाइटी है और अपने तौर तरीके हैं, उनमें भी जैसे नॉर्मल समाज में हम देखते हैं कि कोई बाहर से आता है, कब्जा कर लेता है, तो अंदर वाले लोग कैसे उस चीज को, उस कब्जे करने वाले को बाहर भगाते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो सर अपनी स्टोरी से आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो अपनी रियल लाइफ में उसको उतार सके और जोड़ सके अपने समाज से और बेहतर बना सके दुनिया में? मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ द कैरेक्टर्स जो मैं एनिमल्स या चिड़ियों, बर्ड्स वगैरह, वो हमारी जैसे ही है। बिहेवियर इज वेरी, हमारा बिहेवियर काफी पैरेलल्स है कि वो भी करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। हम समझते हैं कि हम बड़े ये, तो वो भी करते हैं, वो सेम थे। टेरिटोरियल, हमारा घर हमारा ये, वो जानवरों में भी है, चिड़ियों में भी है, तो वो तो कॉमन है। तो देयर लॉट ऑफ कॉमन फीचर। और ये आपने कहा था वो कैटरपिलर वेंट ऑन डाइट, मैं यही सोच रहा था कैटरपिलर डाइट पर कभी नहीं जाने वाला, कि उनका तो मकसद ही है खाओ खाओ, बड़ा जितना बड़ा हो। पर अगर किसी ने उसका दिमाग चकरा दिया और कहा डाइट पे जाना चाहिए क्योंकि ये स्टाइल है, ये फैशन है, ताकि, और वो स्टोरी इज बेस्ड ऑन जो मैंने देखा उसी पर मैंने लिखा कि मैंने देखा था कि अगर कैटरपिलर ठीक से नहीं खाए या बीमार हो, वो बटरफ्लाई ठीक से नहीं बन पाती है, उनके पंख नहीं निकलेंगे, पंख नहीं खोलेंगे, और अगर पंख नहीं खुलेंगे ठीक से वो उड़ नहीं सकेगा। और ये प्रेइंग मैंटल्स उनके लिए तो शिकार हो जाती आसानी से, तो जाके पकड़ जाती है। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये ऐसा कर रहा है, अब पूछो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है ये, और वहाँ स्टोरी में वहीं स्टोरी आ जाती है। और दैट्स व्हाई जो बच्चों को नेचर को ज्यादा ऑब्जर्व करना ही नहीं, तो उनको ये प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट और कुछ यही नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा। पेड़ को देखो, चुपचाप, तो यू टेक एनीथिंग, वो आप फल देखो, संतरा देखो, आप संतरा फैक्ट्री में बना सकते हो, और रॉ मटेरियल क्या है, मिट्टी है, धूप है, पानी है, बस इन तीनों चीज, कोई आवाज नहीं होती है, नो पोल्यूशन, पेड़ बन जाता, संतरे आ जाते हैं, उनके अंदर बीज है, टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं, हम बना सकते हैं, किचन में बना सकते हैं, संतरे को रेसिपी है फिर। तो उनका वो भी मिरेकल चल रहा है वहाँ हमें, और हम अप्रिशिएट करते ही नहीं। ये तो मैं समझिए, और ऑरेंज तो एक ही फल है, हजारों फल है, सब्जी देखो कितने सब्जी, ग्रेन देखो, सब सेम रॉ मटेरियल, अर्थ, मिट्टी, हवा, पानी और धूप, बस ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ सब कुछ बन जाता है। हमें उन्होंने रेसिपी हमें दिखाया रे, बताया रे कि ये ऐसे बनते, हमें पता है इसमें ये केमिकल है, ये है, ये है, ये है, पर कैसा होता है हम तो नहीं कर सकते। तो अगर नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करो तो गड़बड़ हो सकती है काफी। तब तक हम पत्थर नहीं खा सकते,
गड़बड़ होगी अगर हम नेचर का ख्याल नहीं करें। सर, हमारे शो का, हमारे एपिसोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे हम ऑथर से पूछते हैं कि वो हमारे रीडर्स के लिए कि अपने किसी भी फेवरेट राइटर, फेवरेट किताब को रिकमेंड करें, कुछ ऐसी जो उनको नरिश करे, एनरिच करे। आपके हिसाब से हमारे रीडर्स के लिए कम से कम 2 या 3 ऐसी किताबें जो उनको जरूर पढ़नी चाहिए। यही प्रॉब्लम मुझे होता है कि often the very latest book that I have read and I liked has become वो फेवरेट हो गया, मेरा फेवरेट हो गया, और फिर 2 महीने बाद कुछ और बड़ा अच्छा पढ़ो तो वो फेवरेट बन जाता है। तो मैंने कभी ये लिस्ट ऐसा बनाया नहीं है, पर एक किताब है जो ये राइटर ज़्यादा लोग को पता नहीं है, इज कॉल्ड मर्विन पीक, Peake। उन्होंने लिखा है 3 किताबों और सेम कैरेक्टर्स, इट्स कॉल्ड द टाइटस बुक्स। और सीरियस है, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, कैरेक्टराइजेशन, उसमें एक मर्डर सीन है तो जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है। तो वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और तो राइटर्स तो है जैसे जेरल्ड, वो भी अच्छा लगता है, वो भी हंसमुख, और उनके डिस्क्रिप्शंस बड़े अच्छे होते हैं। और वो चाइल्डहुड का एक वो है, माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स। मैं समझा ऐसा चाइल्डहुड हो सब हर बच्चे का, तो दुनिया सेव हो जाएगी अपने आप। शायद ये किताब मैंने पढ़ी है, वो फैमिली ग्रीस में वेकेशन के लिए जाते हैं। हाँ, वो वहाँ रहते हैं और उनके एल्डर ब्रदर भी बड़ा अच्छा लिखता है, लॉरेंस टर्रल, जी, अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट, जी, वो भी काफी किताब है। वो तो सर बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। वो तो ब्रिलियंट, फन है उसके अंदर, फन है, लव है, और प्रेजेंट उस समय की जो सोसाइटी है उसके अंदर आप देख सकते हैं, एकदम घुस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो एक इजिप्शियन भी था, महफूज, पैलेस ऑफ डिजायर, ऐसा कुछ लिखा था। उन्होंने भी ट्रिलॉजी लिखा था, बड़ा अच्छा था। सलमान रश्दी, उसको देख। मिडनाइट स्टिलर ने तो इंडिया का पब्लिशिंग को, इंडियन राइटर्स को तो अपसाइड डाउन कर दिया। और वो उसका ये ब्रिलियंस था कि वो बम्बई के बात लिख रहा था। मिडनाइट स्टिलर बेस्ड बम्बई में, और हम भी बॉम्बे वहीं थे उसी टाइम पे, तो हमें बिल्कुल उनका रिलेशनशिप बिल्कुल मुझे एकदम पता चला कि हाँ, यही एयर इंडिया का एडवर्टाइजमेंट पर देखा है और लिखा है। हमने वो एडवर्टाइजमेंट को देखा है, वो बोर्ड देखा है एक्चुअली बम्बई में, तो बिल्कुल उनका वो मिला हो गया। और उनका लिखना का स्टाइल, he was तो completely brilliant, he is completely brilliant। उनका नॉन फिक्शन भी पढ़ने लायक है, एब्सोल्युटली। वो जो एसेज लिखा है, एसेज लिखता है, नो बीटिंग अबाउट द बुश, जैसे हमें बड़ा शौक है कि हाँ भी नहीं कहो और ना भी ना कहो, बीच में घूमते रहो। वो बिल्कुल ठीक है, ही इज वेरी गुड, ही इज रियली ब्रिलियंट। तो ऐसे राइटर्स तो है जो गैब्रियल गार्सिया मार्केस, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा, वो ऐसे किताबें तो विल स्टिक टू फॉरएवर। मेरे पास काफी, मैं तो किताब कभी देता नहीं हूँ और कभी फेंकता नहीं हूँ, बिकॉज एवरी बुक इज लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो वैसे होता है। सर, हमारे जो यंग रीडर्स हैं, जो चीजें नई किताबें खोजते हैं, वो खोजते हैं कि किस थीम को वो एक्सप्लोर करें। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बहुत सारे छोटे बच्चों को बहुत मैच्योर थीम पसंद आ जाती है, तो जनरली जो है हमारे बच्चों को फन, एडवेंचर, कुछ सरप्राइजिंग, ये चीजें पसंद आती है। आप हमारे बच्चों के लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? एनीथिंग दे कैन रिलेट टू, ताकि उनको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि या हाँ मुझे पता है ये क्या कह रहा है, किस बात कह रहा है। और अगर सब्जेक्ट अनयूजुअल हो तो इतना उस सब्जेक्ट पर आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है, ताकि वो बच्चा इंटरेस्ट वो हुक हो, ताकि वो कहे कि हाँ मुझे और पता चले, आई वांट टू नो मोर, इसमें क्या है। और मैंने देखा कि मैं भी जब स्टोरी रिसर्च करता हूँ, पहले ये होता है कि कौन करेगा, क्या काम होगा,
कौन देखेगा इसको, इतना बड़ा ये, पर खोल जाओ, शुरू करो रिसर्च, फिर आप उसमें डूब ही जाते हो, क्यों इंटरेस्ट बन जाती है कि ओ ये भी हो रहा है, ये यहाँ से ये लिंक है, ओ मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दो लिंक हो सकती है, और फिर इंटरेस्ट डेवलप, पर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, और वो शैलो ऊपर ऊपर से ही नहीं होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। जी सर, आप इतने लंबे समय से लिख रहे हैं और आपने बताया कि शायद 45 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन सबके लिए, और इस दौरान आपने, अभी आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी आप अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं, और वहीं जैसे हम लोग हैं 9 to 5 की जॉब है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, घर जाके सो जाते हैं, हमें कुछ अचीव करना है, कुछ तैयारी करनी है, नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन जैसे आप कर रहे हैं, तो आप हमारे जैसे नए लोग और साथ में वो बडिंग राइटर्स जो अपनी किताब लिखने की सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं या एक आधी किताब पब्लिश करते हैं उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे साथ क्या ऐसा हुआ था कि आई कुड नॉट गेट अ जॉब, हेल्थ के रीजंस। मुझे तो जब मैं 25 साल का था, यहाँ दिल्ली आए थे तो नौकरी ढूंढना पड़ा, एक दो मिले थे बिल्कुल डेड एंड जॉब, थोड़ा सा पैसा देते थे पर जीरो। सब न्यूज़पेपर पे इंटरव्यू हुआ था, इंडिया टुडे पे इंटरव्यू हुआ था, सब न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू हुआ था, पर जब मैंने कहा था कि मेरे अंदर ये पेसमेकर चल रहा है, सब बंद। वाई डिड यू सीढ़ी क्यों चढ़ा, पानी चाहिए, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, तो आपको पता जॉब तो वहीं गई, और किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास ये है तो इसका क्या ये होगा कि आपके जॉब जो आप अप्लाई करते हो इसका क्या असर होगा उस पर। हम देखेंगे, अगर अकोमोडेट करेंगे तो करेंगे, अगर नहीं कर सकेंगे तो नहीं कर सकेंगे। कभी नहीं पूछा, बस बैठ जाओ, पानी पियो, हार्ट अटैक नहीं हो जाए, चुपचाप घर जाए चले जाओ, बस। तो मुझे आई हैड टू राइट, तो मुझे फिर घर बैठ के लिखना ही पड़ा। तो मेरे साथ ऐसे ही शुरू हुआ था, पर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है नहीं, कब पैसे आते कब जन नहीं आते, ऐसा ऊपर नीचे। तो जॉब के साथ तो कुछ तो हर महीने बैंक में तो चले जाती है, तो वो तो होता है। पर ये हाँ, अगर यू हैव ऑलरेडी इनफ, आपके पास है, आप 6 महीने के लिए आराम कर सकते हैं, तो और आइडिया है लिखने के लिए, पर वो डिसिप्लिन, एक चीज जितना थोड़ा स्मॉल ऑफिस एक्सपीरियंस हुआ, उसका एक अच्छा फायदा निकला कि डिसिप्लिन हो गई, कि 9 बजे टेबल के सामने बैठो, कंप्यूटर चलाओ, काम शुरू करो, वो हैबिट शुरू हो गई, और वो बड़ा अच्छा, वो तो फायदा बढ़। डिसिप्लिन इज द की। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बाकी चीजें अब तो आदत बन गई वो, हाँ, बाद में आदत हो जाती है, और बाकी चीजें अपने आप उसमें शामिल होती जाती है। और राइटर के लिए जितने और इंटरेस्ट हो आपके, उतना अच्छा, बिकॉज देन यू कैन इन्वॉल्व ऑल दोज इंटरेस्ट आपकी किताबों में। जैसे मेरे किताब नेचर पे है, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन नेचर। एक किताब कुकिंग पे, खाने पर भी लिखा है, डेडली रॉयल रेसिपी, उस पर भी किताब आ गई। मोटरों में, कार्स में मेरा शौक है, वो भी आ गए कैरेक्टर किताबों में। तो जितने वाइड इंटरेस्ट है राइटर के लिए फायदा है, तो यू कैन यूज ऑल ऑफ दोज लाइक इंग्रेडिएंट्स इन योर बुक, और फिर आसानी हो जाता है। और नोबडी कैन से ये गलत है, कि आपने एक्सपीरियंस किया, आपको पता है। ऑलमोस्ट सर सारी हमने बातें कर ली, अपने पॉइंट्स कवर कर लिए। अच्छा जी, और एक बार हम दर्शकों को फिर से बता दें, ये किताब है द हिडन पैलेस एडवेंचर, और सर इसमें आगे लिखा है लव हेट कार्ड स्टोरी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हमारे इसके ऑथर हैं रंजीत लाल, आज हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन इंटरव्यू में, और अच्छी बातचीत हुई हमारी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम, हम क्योंकि आमतौर पर आप इसमें लिखते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, लेकिन आपने मैंने आज का तो एजेंडा खत्म कर दिया सर, जो लिख रहा था वो लिख लिया। ओके सर, हम आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं आपके लिए,
और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपकी कुछ किताबें और पढ़ने को मिलेंगी और एक इंटरव्यू का मौका फिर से मिलेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।